जो टॉपिक भी है, परिभाषा इस पर आती है कई बार परीक्षा में, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्षयांक या क्षय नियतांक। क्षयांक या क्षय नियतांक क्या है बच्चों? हम सब जानते हैं कि किसी समय की संख्या n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t से ज्ञात की जा सकती है। यदि मैं इस t का जो मान है वो इस सूत्र में 1 अपॉन लैम्डा रख दूं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 अपॉन लैम्डा जब भी समय का मान होगा उस समय अगर मैं सक्रिय नाभिकों की संख्या की गणना करना चाहूं तो देखते हैं उसका मान हमारे पास में क्या आएगा। और स्पेशली मैंने टी का मान 1 अपॉन लैम्डा क्यों लिया आपको पता चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं n बराबर हमारे पास में हो जाएगा n0 e की पावर माइनस लैम्डा, तो ऑलरेडी हमारे पास में है, और ये जो t है इसकी जगह आ गया 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कट हो जाएगा, आपके पास में आ जाएगा n बराबर n0 इंटू ई की पावर -1। ई की पावर -1 को नीचे ले जाओगे तो आपके पास में हो जाएगा n बराबर n0 अपॉन ई, या इसको आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि n बराबर 1 अपॉन ई इंटू n0। ये जो मान हमारे पास में n का आया है ये उस समय आया है जब t का मान 1 अपॉन लैम्डा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहूं तो हम कहेंगे भाई लैम्डा आप बराबर हो जाएगा, आपके पास में लैम्डा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टी। पर यहां पर 1 अपॉन टी का मतलब ये नहीं टी का कोई भी मान यहां पर 1 अपॉन लिखना है हमें। लैम्डा बराबर 1 अपॉन टी जो हमने सूत्र लिखा है उसमें टी का कोई भी मान नहीं रखना है। तो कौन सा मान रखना है? हमें टी का ये वाला मान रखना है, और इस वाले मान से हमारे पास में n का मान ये प्राप्त हो रहा है। यानी कि अगर मैं इन तीनों को मिलाऊं तो ध्यान से समझिएगा, मैं कहता हूं कि जब t का मान 1 अपॉन लैम्डा होता है तो n का मान n0 का 1 अपॉन ई गुना आता है। जब t का मान 1 अपॉन लैम्डा होता है तो जो n का मान है यानी सक्रिय नाभिकों की संख्या है वो n0 यानी प्रारंभिक रूप से सक्रिय नाभिकों की संख्या का 1 अपॉन ई गुना आता है। तो लैम्डा क्या हो गया? लैम्डा इस समय का व्युत्क्रम हो गया। ये जो समय हमने लिया है t, इस समय का व्युत्क्रम हो गया है। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1 अपॉन में अगर हम लिख दे तो हम लैम्डा की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि लैम्डा इस समय का व्युत्क्रम है। अब अगर आप डायरेक्ट किसी को जाके कहोगे कि लैम्डा इस समय का व्युत्क्रम है तो कहेगा भाई इस किस कौन से समय की बात कर रहे हो आप, किस समय की बात कर रहे हो? तो इन तीनों को मैं एक साथ जोड़ू तो मैं कह सकता हूं कि लैम्डा उस समय का व्युत्क्रम है जिस समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या, जिस समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या अपने प्रारंभिक मान का 1 अपॉन ई गुना रह जाता है। लैम्डा यानी कि क्षयांक उस समय का व्युत्क्रम है, उस समय t का व्युत्क्रम है जिस समय पर सक्रिय नाभिकों की जो संख्या है यानी कि n का जो मान है वो अपने प्रारंभिक मान का 1 अपॉन ई गुना रह जाता है। अब 1 अपॉन ई का मतलब क्या हुआ? तो ई जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2.73 ऑलमोस्ट। n बराबर 1 अपॉन ई, ई की वैल्यू है 2.73। एग्जैक्टली इसकी वैल्यू 2.73 नहीं है, एग्जैक्टली तो इसकी वैल्यू जो है 2.72 और आगे समथिंग है, जिसको कन्वर्ट करते हैं तो 3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे, जब आप 1 को 2.73 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी 0.368। पर ये जो 368 है वो 2.73 से नहीं आएगी, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू रखने पर आएगी। अगर 2.73 हम यूज में लेते हैं
तो आपके पास में 368 की जगह 366 आएगा। पर आप 368 की जगह 366 भी लिखोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि n बराबर 0.366 इंटू n 0, या हम एग्जैक्ट वैल्यू लें तो 368 इंटू n 0। तो मैं क्या कह सकता हूं कि क्षयांक यानी कि विघटन स्थिरांक यानी कि क्षय नियतांक, तीनों में से जो भी परीक्षा में लिखा है आपको वही लिखना है। वहां पर क्षयांक लिखा हुआ है तो क्षयांक लिख देना है, क्षय नियतांक लिखा हुआ है तो क्षय नियतांक लिख देना है। आपको अगर विघटन स्थिरांक लिखा हुआ है तो विघटन स्थिरांक लिख देना है। हम क्या कहेंगे, विघटन स्थिरांक, क्षयांक या क्षय नियतांक उस समय t का व्युत्क्रम होता है जिस समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या अपने प्रारंभिक नाभिकों की संख्या का 1/e या 0.368 गुना रह जाती है। सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक का 1/e या 0.368 गुना रह जाती है। दोनों में से कुछ भी लिख दो, एक ही बात है, 0.368 या 1/e एक ही बात है। तो इस प्रकार से हम क्षयांक की परिभाषा दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि प्रारंभिक रूप से सक्रिय नाभिकों की संख्या जो थी वो 1000 थी। ठीक है, तो 1000 का 0.368 गुना अगर हम निकालना चाहे तो हम कहेंगे भाई n0 का मान 1000 है, 1000 है, और इसका 0.368 गुना लेना है तो ये हो जाएगा 368। यानी जितने समय में 1000 नाभिक विघटित होकर के 368 रह जाएं, इसका मतलब बाकी बचे हुए नाभिक किसी और नाभिक में कन्वर्ट हो जाए, किसी और पदार्थ के नाभिक में कन्वर्ट हो जाए, उस समय अंतराल का जो भी व्युत्क्रम आएगा उस व्युत्क्रम को हम कहेंगे क्षयांक या विघटन स्थिरांक। इसके अलावा और भी छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं हम यहां पर देखेंगे। जैसे अगली जो हमारी परिभाषा है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सक्रियता या एक्टिवता। एक्टिवता जो वर्ड है वो थोड़ा सा अजीब वर्ड हम कह सकते हैं, क्योंकि एक्टिव वर्ड जो है वो अंग्रेजी का वर्ड है और ता हमने इसमें लगा दिया क्योंकि हमारी आदत है। हम तो कई बार जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा टीचर जो वर्ड है वो अंग्रेजी का वर्ड है और हम इसका भी इसको भी अगर हम बहुवचन में लिखे तो टीचरों बोल देते हैं। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हम कर देते हैं। इसी गड़बड़ का एक परिणाम या परिणति है कि एक्टिवनेस को एक्टिवता कह दिया गया है। एक्चुअल में एक्टिवनेस होना चाहिए था, सक्रियता या एक्टिवनेस, पर इसको एक्टिवता भी कह देते हैं कई लोग। तो अगर एक्टिवता लिखा हुआ आता है, सक्रियता लिखा हुआ आता है, एक ही बात है। अब सक्रियता का मीनिंग क्या है? देखिए, जब नाभिक विघटित होते हैं तो प्रति सेकंड जितने नाभिक विघटित होते हैं वो जो संख्या है dn/dt, उस संख्या को हम एक्टिवता या सक्रियता कहते हैं। प्रति सेकंड विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या, प्रति सेकंड विघटित होने वाले नाभिकों की जो संख्या है उस संख्या को एक्टिवता या सक्रियता कहा जाता है। एक सेकंड में जितने नाभिक विघटित होंगे, एक सेकंड में जितने भी नाभिक विघटित होंगे उस नाभिकों की संख्या को एक्टिवता या सक्रियता कहा जाता। ठीक है, अब अगर हम यहां पर इस एक्टिवता या सक्रियता का मान निकालना चाहें तो इसको पहली बात तो हम कहेंगे कि R बराबर, इसको R से हम डिनोट करते हैं, R इज इक्वल टू माइनस का dn/dt। माइनस इसलिए क्योंकि नाभिकों का विघटन होता है, इसलिए हम इसको माइनस लिखते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसका यहां पर मान निकालना चाहूं तो हम पहले भी ये मान निकाल चुके हैं। हम सब जानते हैं dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू होता है n, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक स्थिरांक काम में लिया जाता है। हम सब जानते हैं dn/dt बराबर होता है लैम्डा इंटू n माइनस में। माइनस इसलिए क्योंकि ये जो
सक्रिय नाभिकों की संख्या इसमें लगातार कमी आती है, विघटन होता है। माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दें तो dn बाई dt बराबर आपके पास में हो जाएगा माइनस का लैम्डा n। आप सब जानते हैं, अभी अभी हमने यहां पर डिफाइन किया माइनस का dn बाई dt जो है वो माइनस का dn बाई dt जो है वो r के इक्वल है। तो आप यहां से इसे हटा करके और लिख सकते हैं r की जगह ये r हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास में आ जाएगा r बराबर लैम्डा n। दूसरा जो हमारे पास में तरीका है, हमने देखा r बराबर माइनस का dn बाई dt। यहां पर अगर मैं इस समीकरण में n की वैल्यू रख दूं d बाई डी टी ऑफ n, तो n की वैल्यू होती है n0 e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा t, n0 e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा t। यहां से n0 को हम बाहर ले सकते हैं, n0 को हम बाहर ले सकते हैं, और n0 का जो मान है वो ये हो जाएगा r बराबर n0 बाहर क्या रह गया आपके पास में, d बाई डी टी ऑफ e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा t। अब देखो बच्चों, e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा t का जो अवकलन है t के सापेक्ष वो कैसे किया जाएगा, तो अगर मैं e की पावर ax का अवकलन करूं x के सापेक्ष, तो ये जो है ये हमारे पास में आता है a इंटू ई की पावर ax, a इंटू ई की पावर ax। तो यहां पर हमारे पास में क्या आएगा, एक यहां पर माइनस रह गया बाय मिस्टेक, ये माइनस लिखना रह गया। तो यहां पर अगर मैं तुलना करूं e की पावर ax की e की पावर माइनस लैम्डा t से, तो आप देखेंगे a की जगह माइनस लैम्डा है और x की जगह t है, बस इतना सही अंतर है। तो r बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, n0 माइनस में है ऑलरेडी हमारे पास में, माइनस का लैम्डा आगे आ गया और e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा t। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो आपके पास में आ जाएगा लैम्डा इंटू n0 e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा t। और ये n0 e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा t है, इसका मान हम सब जानते हैं n के बराबर होता है। इसका जो मान है वो किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से चाहें तो हम लिख सकते हैं r बराबर लैम्डा इंटू ये n0 e की पावर माइनस लैम्डा t, जिसको हम n कहते हैं, एक तरीका। दूसरी चीज कि यहां पर ये जो लैम्डा इंटू n0 है, इसको हम कहते हैं r0, प्रारंभिक सक्रियता, लैम्डा इंटू n0। ये वैल्यू अगर यहां पर रख दी जाए तो हम कहेंगे भाई r बराबर हो जाएगा आपके पास में लैम्डा इंटू n0 की जगह r और e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा t। तो अब आपके पास में दो एक जैसी मिलती जुलती समीकरणें हो गई है। एक समीकरण है हमारे पास में n बराबर n0 e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा t, और एक हमारे पास में है r बराबर r0 e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा t। n बराबर n0 e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा t में n सक्रिय नाभिकों की संख्या और n0 प्रारंभिक रूप से सक्रिय नाभिकों की संख्या है, जबकि r बराबर r0 e की पावर माइनस लैम्डा t में r जो है वो सक्रियता है और r0 जो है वो प्रारंभिक सक्रियता कहलाती है। तो इस प्रकार से हम सक्रियता का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर से मैं इसको एक बार समझा देता हूं आपको। सक्रियता या एक्टिवता किसी भी रेडियोएक्टिव नाभिक के नाभिकों की यानी सक्रिय नाभिकों के क्षय होने की जो दर है, विघटित होने की जो दर है, प्रति सेकंड विघटित नाभिकों की जो संख्या है, उस संख्या को सक्रियता या एक्टिवता कहते हैं। ये जो मैंने 3-4 वर्ड कहे, इन 3-4 वर्ड में से आपको एक ही वर्ड लिखना है वहां पर, कोई सा भी एक। प्रति सेकंड विघटित नाभिकों की संख्या को सक्रियता या एक्टिवता कहा जाता है, या नाभिकों के विघटन की दर, सक्रिय नाभिकों के विघटन की दर को एक्टिवता या सक्रियता कहा जाता है, या प्रति सेकंड क्षय होने वाले नाभिकों की संख्या, विघटन की जगह क्षय लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमने यहां पर ज्ञात किया। फिर से एक बार देख लेते हैं हम क्या कहेंगे, r बराबर हो जाएगा माइनस का dn बाई dt। ठीक है, ऊपर ये जो समीकरण है इसमें n की वैल्यू अगर हम रख दें तो हमारे पास में आ जाएगा r बराबर
माइनस का डी बाई डी टी ऑफ एन, एन की वैल्यू हो गई एन जीरो ई की पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी, जो कि आप यहां देख सकते हैं। इसमें से एन जीरो को बाहर निकाल लिया और ई की पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी का जब हम अवकलन करेंगे तो आता है माइनस का लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी। ये रहा हमारे पास में, इन सब में से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और ये जो आर है हमने पहले ही देख लिया था, ये मैं पहले भी आपको बता चुका था कि आर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है बच्चों, आर की वैल्यू होती है माइनस का डी एन बाई डी टी। और रदरफोर्ड सोडी समीकरण की जब शुरुआत हमने की थी तो हमने देखा था माइनस डी एन बाई डी टी की वैल्यू लैम्डा एन के बराबर होती है। तो आर का मान लैम्डा एन के बराबर है और आर जीरो का मान इस हिसाब से किसके बराबर हुआ, लैम्डा इंटू एन जीरो के बराबर हुआ। तो यहां पर जो लैम्डा इंटू एन जीरो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं आर जीरो। तो हो जाएगा हमारे पास में आर बराबर आर जीरो ई की पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी। इस प्रकार से हम सक्रियता की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे हम चलें तो एक फिर से छोटा और नया टॉपिक हम काम में लेंगे, लेकिन उससे पहले सक्रियता के मात्रक की मैं बात करूं तो सक्रियता आर का जो मात्रक है वो होगा डी एन बाई डी टी, यानी कि विघटित नाभिकों की संख्या प्रति सेकंड, यानी विघटन प्रति सेकंड या क्षय प्रति सेकंड क्योंकि जो रेडियो एक्टिवता है उसकी खोज का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो बैकरल के नाम जाता है और इस वजह से इस उनके सम्मान में सक्रियता का जो मात्रक है उसे हम बैकरल भी कहते हैं, बी क्यू। तो बी क्यू का मीनिंग क्या है, क्षय प्रति सेकंड। एक अन्य मात्रक, क्योंकि सक्रियता के क्षेत्र में रेडियो एक्टिवता के क्षेत्र में दो बहुत महत्वपूर्ण नाभिकों की खोज, रेडियम और पोलोनियम की खोज मिस्टर क्यूरी और मैडम क्यूरी ने, जिसे हम सर क्यूरी और मैडम क्यूरी के नाम से जानते हैं, बहुत महान वैज्ञानिक थे और इन्हें भौतिकी और रसायन के दोनों के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके सम्मान में एक नया मात्रक क्यूरी भी दिया गया है। तो जो क्यूरी है उसका 1 क्यूरी, जिसे सी आई से हम लिखते हैं, बराबर होता है 3.7 इंटू 10 की घात 10 बैकरल या क्षय प्रति सेकंड। ये क्यूरी की वैल्यू है। छोटा प्रश्न इस पर बनता है, एक क्यूरी कितने बैकरल के बराबर होता है, तो इस पे छोटा प्रश्न बन जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में ये नहीं आ रहा है चैप्टर, लेकिन भविष्य में वार्षिक परीक्षा में जरूर आएगा। एक और टॉपिक हम देखेंगे, यहाँ पर नया टॉपिक है अर्ध आयु। ये टॉपिक आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, लेकिन केमिस्ट्री में जब आपने अर्ध आयु को के बारे में पढ़ा होगा तो वहां परिभाषा थोड़ी सी अलग थी। वहां अभिक्रिया की जो दर थी उसके हिसाब से आपने शायद इसकी परिभाषा पढ़ी हो कि जितने समय में सक्रिय परमाणुओं में से आधे परमाणु क्रिया कर लेते हैं उसे आप अर्धायु कहते हो। हम जो अर्धायु को परिभाषित करेंगे वो विघटन या क्षय के हिसाब से परिभाषित करेंगे। हम कहेंगे कि वो समय जिस समय में रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या यानी कि सक्रिय नाभिकों की संख्या अपने प्रारंभिक मान का आधा रह जाती है, प्रारंभ में जितने भी थे उसका आधा रह जाती जितने समय में, उस समय अंतराल को हम कहते हैं अर्धायु काल। अब देखिए इसका मान हम ज्ञात करेंगे अर्धायु काल का, तो देखते हैं अर्धायु काल का जो मान है वो कितना आता है हमारे पास में बच्चों। हम यहां पर ये कह सकते हैं कि सक्रिय नाभिकों की जो संख्या है उसका मान हम रदरफोर्ड सोडी के नियम से ऑलरेडी निकाल चुके हैं, n बराबर n0 e के पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी। ठीक है, मान लीजिए कि जब स्मॉल टी का मान कैपिटल टी के बराबर होता है, यहां पर कैपिटल टी जो है वो अर्धायु है, ठीक है, यानी अर्धायु काल के बराबर होता है, तो डेफिनेटली एन का जो मान है वो अपने प्रारंभिक नाभिकों की संख्या, एन का जो मान है वो अपने प्रारंभिक नाभिकों की संख्या n0 का आधा हो जाएगा, यानी n बराबर हो जाएगा n0 बटा 2। ये जो मान है ये इस समीकरण में रख दो, रख देते हैं। n की जगह हमने रख दिया n0
बटा 2 बराबर n0 e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा। लेकिन जैसे ही सक्रिय नाभिकों की संख्या अपने प्रारंभिक मान का आधा होगी, इस समय स्मॉल टी का मान कैपिटल टी हो जाएगा, यानी अर्धायु काल के बराबर हो जाएगा। और हमें ये टी का मान ही ज्ञात करना है। यहां पर जो कट रहा है उसको काट देते हैं। आप देख सकते हो n0 से n0 कट गया, क्या रह गया आपके पास में 1/2 बराबर e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा कैपिटल टी। फिर से देख लीजिए, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए स्मॉल टी का मान जब अर्धायु काल कैपिटल टी के बराबर हो जाता है, तो हम कहेंगे तब जो सक्रिय नाभिकों की संख्या है वो अपने प्रारंभिक मान का आधा रह जाएगी। क्योंकि हमने परिभाषा भी ये दी है, वो समय जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या अपने प्रारंभिक मान का आधा रह जाए उसे हम अर्धायु काल कहेंगे। तो हमने यहां पर n की जगह n0/2 रख दिया है, तो स्मॉल टी की जगह अर्धायु काल यानी कैपिटल टी रख देंगे हम। n0 से n0 कट गया, 1/2 बराबर e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी आ गया। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, पक्षांतरण कर रहे हैं। 2 को राइट साइड में ले जाते हैं और e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी बराबर 2। ये 2 इधर चला गया और ये नीचे आ गया। ये जो e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो जो घात का चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी से प्लस ऑफ लैम्डा टी। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप चाहो तो इसको ओनली लैम्डा टी लिख सकते हो बराबर 2। हमें इस t का मान निकालना है। t का मान निकालना है तो यहां से e को हटाना पड़ेगा। जिस प्रकार से लॉग का एक्सपोनेंशियल लेने पर लॉग हट जाता है, इसी तरीके से यदि एक्सपोनेंशियल का लॉग लिया जाए तो एक्सपोनेंशियल भी हट जाता है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। ये जो e है ना, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी। तो अगर हम यहां पर लॉग ले लें दोनों तरफ, तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग e की पावर लैम्डा टी बराबर log 2, क्योंकि लॉग आपको दोनों तरफ लेना पड़ेगा। कोई भी संक्रिया जब हम संपादित कर रहे हैं तो दोनों और ही संपादित की जानी चाहिए, तभी वो समीकरण सही रहेगा, इक्वल रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ये लॉग और ई एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो यहां से लॉग और ई एक दूसरे को समाप्त कर देंगे और आपके पास में लेफ्ट साइड में रह जाएगा ओनली लैम्डा टी। लैम्डा टी बराबर log 2। तो टी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो टी का जो मान है वो हमारे पास में आ जाएगा अर्धायु काल का मान log 2/लैम्डा। पहला मान हमारे पास में आया है। अभी हमारे पास में टी का पहला सूत्र आया। हालांकि इसको आगे ज्ञात करने की जरूरत फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको ज्ञात करेंगे। एक और नया सूत्र देखेंगे हम टी का। ये जो लॉग है, ये लॉग ऐसा लॉग है जिसका बेस यानी आधार ई है। देखिए लॉग जो है, जब हम लिखते हैं किसी भी राशि का, जैसे मैंने लिखा log 5, तो इस log 5 का मान आप तभी निकाल सकते हो जब यहां कोई आधार का मान आपको पता हो। मान लीजिए यहां मैंने लिख दिया आधार 10, तो इस log 5 का मान कितना आएगा ये आपको पता लगाना है। थोड़ी सी देर के लिए मैं इस log 5 को थोड़ा सा सरल करने के लिए यहां log 100 लिख देता हूं। log 100 का मान निकालना है अपने को, और आधार क्या है 10। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो 100 है, इसको अगर 10 की घात के रूप में लिखा जाता तो जो घात का अंक आता वही लॉग का परिमाण परिणाम कहलाएगा। तो 100 को 10 की घात के रूप में लिखो, ये 100 को 10 की घात के रूप में लिख दिया हमने, 10 की घात के रूप में लिख दिया 10 की घात 2, तो इसका जो घात का अंक है 2, यही इसका परिणाम है। लघु गुणक, ये क्या है, लघु गुणन के रूप में लिखना। किसी भी संख्या को इसके लघु गुणन के रूप में लिखना। लघु गुणन के रूप में लिखने का मतलब, अब इसका मीनिंग क्या हुआ आप देखिए, इसको कैसे समझेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ, इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, ये 100 है और इसका आंसर कितना आ गया था हमारे पास में 2। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि 10 को 2 बार गुणा किया जाए तो 100 आता है। तो हमने लघु गुणन ज्ञात कर लिया कि 10 को कितनी बार गुणा किया जाए कि ये राशि हमारे पास में आ जाएगी। जब मैं यहां पर लिखता हूं, मान लीजिए log 1000,
तो 10 को कितनी बार गुणा किया जाए कि 1000 आ जाए? तो हम कहेंगे भाई 3 बार गुणा करो, ये 3 बार गुणा कर दो, तो ये 3 ही इसका आंसर हो गया। ये लघु गुणन है, ये लघु गुणन लिखने का तरीका है। तो इंपॉर्टेंट यहां पर क्या चीज है, आप ये आंसर तभी बता पाओगे जब आपके पास में आधार का मान पता हो। तो लॉग का जब आधार ई होता है तो इसको हम स्पेशल टाइप से लिखते हैं ln, यानी कि ln2 का मतलब है लॉग आधार 2। ठीक है, तो इस ln2 को हम और क्या लिख सकते हैं, ln2 यानी log2 बराबर log e⁻²। पर हमारे पास में जो लॉग की सारणी है जिससे हम लॉग के मान ज्ञात करते हैं, वो सारणी ऐसी सारणी है, उपलब्ध सारणी, हालांकि लॉग ई बेस की सारणी भी हमारे पास में है, पर सामान्यतः जो हमारे पास में उपलब्ध सारणी है वो सारणी है लॉग 10 बेस वाली सारणी। यानी कि आपको इस ई को 10 बेस में चेंज करना पड़ेगा। और इसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चों कि जब भी लॉग ई को 10 बेस में चेंज करना हो, जैसे आपके पास में लॉग एक्स है, मान लीजिए ये लॉग एक्स है, इस लॉग एक्स का मतलब है ई बेस वाला एक लॉग, और इसको 10 बेस में चेंज करना है तो 2.303 से गुणा कर दो, लॉग 10 बेस एक्स में चेंज हो जाएगा। यहां जगह नहीं है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको, लॉग एक्स बराबर 2.303 लॉग 10 बेस एक्स, यानी कि आपको इस log 2 को 10 बेस 2 में चेंज करना है तो 2.303 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये t बराबर हमारे पास में आ गया 2.303 log 10 बेस 2 अपॉन लैम्डा। ये एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास में अर्धायु काल का। दो फॉर्मूले हो गए, 1 2। अब ये जो log 10 बेस 2 है, इसकी वैल्यू सारणी से देख करके आप निकाल सकते हो। वैसे आपको याद भी होनी चाहिए इसकी वैल्यू। इसकी जो वैल्यू है वो होती है 0.3010, और इस तरफ हमारे पास में क्या है बच्चों, 2.303 है, ये है 2.303। इन दोनों को जब आप गुणा करोगे तो आपके पास में आएगा 0.693। गुणा करके देख लीजिएगा, 0.693 ही आपके पास में आएगा। तो इस पूरे को हटा करके मैं क्या लिख सकता हूं, 0.693 लिख सकता हूं, 0.693, 0.693। तो ये अर्धायु काल का एक और फॉर्मूला हमारे पास में आ गया। तो मुख्यतः दो फॉर्मूले हम काम में लेंगे, एक ये और एक ये, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो इससे पहले वाले फॉर्मूले का ही एक रूप है। ये हमारे पास में अर्धायु काल की वैल्यू है। एक बार फिर से हम समझेंगे आयु काल की जो वैल्यू है वो हमने कैसे निकाली है बच्चों। हमने कहा कि अर्धायु काल क्या है, वह समय जिसमें रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या प्रारंभिक संख्या की आधी रह जाती है। मान लीजिए किसी समय रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी है, जहां पर n0 प्रारंभिक नाभिकों की संख्या और लैम्डा जो है वो क्षय नियतांक है। मान लेते हैं कि स्मॉल टी का मान जब अर्धायु काल कैपिटल टी के बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि n का जो मान है वो n0/2 हो जाएगा, यानी प्रारंभिक आधा रह जाएगा। यहां हम रख देते हैं, ये हमने रख दिया, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी और n की जगह n0/2। n0 से n0 कट जाएगा, यहां रह जाएगा 1/2, यहां रह जाएगा 1/e की पावर माइनस लैम्डा टी। पक्षांतरण करके हम निकालना चाहें तो हमारे पास में आएगा 1/e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी बराबर 2, कैपिटल टी सॉरी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 बराबर e की पावर लैम्डा टी या e की पावर लैम्डा टी बराबर 2, एक ही बात है, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब अगर हम यहां से इस वैल्यू को और आगे बढ़ाना चाहें, इस वैल्यू को और आगे बढ़ाना चाहें, दोनों तरफ लॉग ले लें, तो हमारे पास में हो जाएगा log 2 बराबर log ऑफ e की पावर लैम्डा टी। ये log और e जो है वो एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, तो आपके पास में रह जाएगा ओनली लैम्डा टी, ये ओनली लैम्डा टी रह गया, यानी कि t बराबर हो गया log 2 बाई लैम्डा। और log 2 का जो वैल्यू है वो निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, log 2 का वैल्यू निकालना है आपको,
तो पहले इसे 10 बेस में चेंज करना पड़ेगा। 10 बेस में चेंज करने के लिए 2.303 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा log 10 बेस 2। ये देखिए यहां पर किया हुआ है। log 10 बेस 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, यहां पर रख दीजिए। इसको हटा करके जो इनको गुणा करने पर 0.693 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर एक और चीज देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि किसी पदार्थ का जो अर्ध आयु काल है वो 1 साल है, सपोज, ठीक है ना। तो हम कहेंगे भाई 1 साल बाद में जो नाभिकों की संख्या है उसको अगर हम n1 माने तो ये प्रारंभिक का आधा रह जाएगी। 2 साल बाद में क्या होगा, सक्रिय नाभिकों की संख्या जो भी अभी नाभिकों की संख्या है उसका आधा रह जाएगी। यानी कि 2 साल बाद में n2 बराबर हो जाएगा n1/2। तो n1 का जो मान है वो कितना है, n1 का मान है n0/2 और नीचे एक और 2 आ गया तो ये हो गया 2। इसको आप लिख सकते हो n2 बराबर n0 2 की पावर 2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, n0 इंटू 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर हो गया, देख लीजिए भले, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 साल बाद में ये हुआ, 3 साल बाद में क्या होगा, यानी कि एक और अर्धायु निकलने के बाद में। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि 1 साल में 10 में से 5 नाभिक जो है वो समाप्त हो गए तो अगले 1 साल में बाकी बचे हुए 5 नहीं। अर्धायु का मतलब है कि अभी जो है उसके आधे हो जाएंगे। तो शुरुआत में 10 थे, उसके आधे 5 हो गए, अब 5 है तो इसके आधे होंगे, यानी कि 2.5, फिर 2.5 के आधे होंगे। ये मत सोचना कि बिगिनिंग में जो शुरू में थे वो नहीं, हर बार एक अर्धायु के बाद में हम ये मानते हैं कि जो अभी है सक्रिय नाभिक जितने हैं उसका आधा होगा। ठीक है, तो अगर मैं 2 अर्धायु के बाद में मैं निकाल चुका हूं, तीसरी अर्धायु यानी 3 साल बाद में क्या होगा, इसको मैं n3 कहता हूं। मैं कहूंगा भाई जो 2 साल बाद में थे उसका आधा रह जाएगा, क्योंकि 1 साल में क्या हो रहा है, 1 साल में सक्रिय नाभिकों की संख्या आधी हो रही है, कितने की, जितने उस समय सक्रिय हैं। तो उस समय n2 है, 2 साल खत्म होने के बाद में n2 है, तो 3 साल बाद में यानी कि 1 साल के अंतराल में, क्योंकि हमने अर्धायु काल 1 साल माना है, तो 1 साल के अंतराल में क्या होगा, ये जो सक्रिय नाभिक है इसका आधा रह जाएगा। अब n2 का जो मान है वो है n0 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, और ये जो 2 है इसको आप लिख सकते हो 1/2 ओनली, क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 2 है। तो ये टोटल जब मिलाओगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, n0 इंटू 1/2 का क्यूब। ठीक है, अब अगर मैं इसको इन तीनों को एक साथ लिखना चाहूं तो हम कहेंगे भाई 1 साल बाद में 1 साल बाद में हुआ था n0 इंटू 1/2, 2 साल बाद में जो हुआ था वो हुआ था n0 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, और 3 साल बाद में जो हुआ है वो हुआ है n0 इंटू 1/2 का होल क्यूब। यहां पर हमने काल्पनिक रूप से अर्धायु का मान 1 साल माना है, यानी हम कह सकते हैं एक अर्धायु बाद में n0/2, 2 अर्धायु बराबर बाद में n0 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, और 3 अर्धायु बाद में n0 इंटू 1/2 का क्यूब। यानी जितनी अर्धायु है उतनी ही 1/2 की घात आ रही है। तो n अर्धायु बाद में क्या होगा, हम कहेंगे n अर्धायु बाद में जो है वो हो जाएगा n/n0, या सॉरी n बराबर, n अर्धायु बाद में हो जाएगा n बराबर n0 इंटू 1/2 की पावर n। ये सक्रिय नाभिकों की संख्या हो जाएगी। यहां से n0 को नीचे ले आओ, नीचे ले आए तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास में यहां से आ जाएगा n/n0 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n। अब इस n की जो वैल्यू है, n अर्धायु के बाद में जो हमारे पास में मान रहा है, इस n की जो वैल्यू है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम कैसे निकालें, तो हम कहेंगे कि भाई जो कुल समय है, मान लीजिए
कि कुल समय का जो मान है वो हो गया है 18 साल। ध्यान से समझना मेरी बात को, कि 18 साल बाद में इतनी रह गई है, और अर्ध आयु काल का मान था मान लो 2 साल। ठीक है, तो इस 18 साल में अगर मैं 2 साल का भाग दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? 9। यानी हम कहेंगे 9 बार अर्ध आयु गुजर चुकी है। पहले 2 साल में 1 अर्ध आयु, फिर जब 4 साल पूरे हुए तो 2 अर्ध आयु, जब 6 साल पूरे हुए तो 3 अर्ध आयु, जब 8 साल पूरे हुए तो 4, जब 10 साल पूरे हुए तो 5, 12 साल पूरे हुए तो 6, 14 साल पूरे हुए तो 7, 16 साल पूरे हुए तो 8, और 18 साल पूरे हुए तो 9 अर्धायु। तो ये जो स्मॉल है वो अर्धायुओं की संख्या है, कितनी अर्धायु निकल चुकी वो निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुल समय में अर्धायु काल का भाग देना पड़ेगा। यानी कि इस स्मॉल टी का जो मान होगा, सॉरी इस एन का जो मान होगा, ये अगर आपको निकालना है तो कुल समय टी में अर्धायु काल का भाग देना पड़ेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि n अपॉन n0 बराबर 1/2 इन की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ये आप यहां देख सकते हो। ठीक है।